बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने सीएम रावत से कोविड पॉजिटिव सैनिकों का जाना फोन पर हाल। पीएम ने सैनिकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हरीश रावत के रायता भेजने पर सीएम त्रिवेंद्र ने कसा तंज, बोले फैलाएंगे नहीं, रखेंगे सुरक्षित। थर्मल स्कैनिंग को लेकर सवाल, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सवाल उठाए, कहा सरकार मजाक में ले रही थर्मल स्कैनिंग। उत्तराखंड की सीमा से सटे यूपी के गांव में टिड्डी दल का हमला, ड्रोन स्प्रे और फायर ब्रिगेड से की जा रही किसानों की मदद। उत्तराखंड के 4 जिलों में नहीं थम रहा कोविड का कहर, सामने आई 150 से ज्यादा नए मामले। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें वहीं पत्थर लगने से एक की मौत, बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन करके राज्य में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी ली। पीएम ने कोरोना संक्रमित हुए सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और सेना के अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं सीएम ने कहा कि सेना से लगातार संपर्क किया जा रहा है और हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम ने राज्य में कोविड-19 की पूरी स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव मामले में वृद्धि हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही राज्य में सर्विलांस और सैंपलिंग में काफी बढ़ोतरी की गई है। आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बरसात को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 और आपदा प्रबंधन की निरंतर समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री रावत ने रविवार को सीएम आवास और आवासीय कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने गमलों, नालियों आदि को चेक किया। साथ ही कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं हो रखा है, जिन गमलों में पानी था उन्हें खाली करवाया गया। सीएम ने पानी की टंकियों में भी देखा कि डेंगू के लार्वा तो नहीं पनप रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने डेंगू पर वार करने के लिए आमजन से हर रविवार को 15 मिनट का समय निकालकर घर और घर के आसपास एकत्र पानी को घटाने का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के साथ साथ हमें डेंगू को लेकर भी बहुत सजग रहना है। साफ पानी में ही डेंगू पनपता है, हमें डेंगू को पनपने नहीं देना है। इसके लिए घर और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हम हर सप्ताह रविवार को केवल 15 मिनट का समय निकालें और डेंगू पर वार करें। आमजन का योगदान बहुत जरूरी है। देश में कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन किया है, जिसको लेकर सितारगंज में भी शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप तरीके से लॉकडाउन रहेगा। वहीं कोतवाल सितारगंज सलाहुद्दीन खान ने बताया कि सितारगंज पर एक बॉर्डर एरिया है, जिसके चलते प्रवासियों के आने के कारण यहां कोरोना महामारी बड़ी ही तेजी से फैल रही है और कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। वहीं बॉर्डर पर सभी को दोबारा से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा गया है। साथ ही जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनका पहले नियमानुसार चेकअप कराया जा रहा है और जो पुराने नियम हैं उनका ही पालन कराया जा रहा है, जिससे इस महामारी को कम किया जा सके। कोरोना वायरस के द्वारा से जो बहुत तेज़ी से फैलने की जो आ रहे हैं, कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र द्वारा जो है बॉर्डरों पर सख्ती बरती जा रही है और सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस और मास्क के लिए बताया जा रहा है और बाहरी व्यक्ति को आने का जो विधिवत तरीके से उनका आना था, चेक कराना था, मेडिकल टीम कर रही है, वो पुराने सारे जो है उसूल उन्हीं के अपनाए जा रहे हैं। सितारगंज क्षेत्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा किए गए 2 दिवसीय लॉकडाउन की अति आवश्यक सेवाओं में सरकार द्वारा शराब की दुकानों को शामिल किए जाने पर पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय
कोऑर्डिनेटर नारायण पाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आज नगर की शराब की दुकान से शराब की खरीद कर सरकार पर गरीबों की अनदेखी पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। जो नेसेसरी जो एसेंशियल सर्विस है उसमें मैं देख रहा हूँ दवाइयों की दुकान तो खुल नहीं रही है, शराब की दुकान खुली है। और शराब की दुकान खुली है लेकिन नमकीन की दुकान नहीं खुली है। तो नमकीन बेचने वाले तो गरीब लोग हैं ना, और शराब बेचने वाले आबकारी का बहुत ही बड़ा मत देते हैं सरकार को। तो सरकार का रवैया जो है उनके प्रति बहुत ही उदार है। फैक्ट्री चल रही है, कर्मचारी जा रहा है, और फैक्ट्री के अंदर जो सरकार कहती है कि लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे जिससे कोरोना संक्रमित ना हो, किसके रहने की व्यवस्था हो रही है? वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यह है कि ठेला एक नहीं है, ठेला एक फल वाला नहीं है, एक ठेले वाला नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक चाय की दुकान नहीं है, गरीब पर मार पड़ रही है। सितारगंज में कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले कर्मचारियों को भी संक्रमण ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। 12 जुलाई की गई सैंपलिंग में जहां सितारगंज के 6 आशा कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया, तो वहीं बाजपुर, खटीमा और रुद्रपुर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। सितारगंज में संक्रमित पाई गई 6 आशा कार्यकर्तियों समेत जिला उधम सिंह नगर में 18 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सितारगंज कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ड्यूटी में लगे लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है, जिसके परिणाम चौंका देने वाले हैं। कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले कर्मचारियों की भी अब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्या समझा जाए कि कहीं चूक तो हो रही है या सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी कमी के चलते ऐसा हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस चेन को तोड़ने की बात कही जा रही थी वह तो अब विकराल रूप धारण करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्षेत्र में 6 आशा कार्यकर्ती कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिनके की 12 तारीख को सैंपल कराए गए थे और 18 तारीख को उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। रिपोर्ट्स मिलने के बाद हमारी जो टीम है वो उनको उपचार के लिए रुद्रपुर भेज रही है। साथ ही साथ उन सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके चलते उत्तराखंड की सभी सीमाओं को सीज कर दिया गया है। वहीं सोमवती स्नान को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। उत्तराखंड प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है।
बता दें, उत्तराखंड प्रदेश की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, जिससे कोई भी उत्तराखंड प्रदेश में प्रवेश ना कर सके। वहीं हरिद्वार गंगा में अस्थि विसर्जन करने आ रहे लोगों को भी उत्तराखंड पुलिस ने वापस भेज दिया है। सोमवती स्नान पर भी बाहरी श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों के भी गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। तो वही उत्तराखंड प्रदेश द्वारा नारसन पर पहुंचे उप जिलाधिकारी व सीईओ मंगलौर ने उत्तराखंड सीमाओं का निरीक्षण किया। लॉकडाउन के चलते यातायात भी पूरी तरीके से बंद है। वायरस महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को जो है स्थगित किया गया था। सोमवती अमावस्या का जो स्नान है उसको जैसे 19 और 20 जो तारीख है उसको जो है बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया। इस वक्त हम जो है नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। जैसे कि देखा जा सकता है, यहाँ जो गाड़ी आ रही है, दूसरे प्रदेशों से जो गाड़ी आ रही है वो चेक किया जा रहा है और वापस उनको भेजा जा रहा है, ताकि हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ न हो। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मंगलो क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह जी, उनसे मालूम करेंगे कि किस प्रकार की तैयारी की गई है बॉर्डर पर। सर, जैसे कि सोमवती अमावस्या को जो है बॉर्डर सील किया गया, क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए, जो सरहदी थाने हमारे और जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर से लगे हुए जितने भी हमारे बैरियर, लगभग 13 बैरियर पॉइंटों पे हमने ड्यूटियां लगाई हैं और लगातार हम पीए सिस्टम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा भी केवल मेडिकल एक ग्राउंड है कि जिस ग्राउंड पे हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं। बाकी अगर किसी कारण से भी लोग उत्तराखंड में आना चाहते हैं, चूँकि स्पष्ट आदेश 2 दिन पहले हो चुका है कि किसी भी तरीके का आवागमन जो होगा वो प्रतिबंधित रहेगा। तो जो लोग भी आ रहे हैं हम उनसे निवेदन कर रहे हैं और वो लोग वापस लौट रहे हैं। जैसे कोई अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आना पड़ता है, उसके लिए क्या? अस्थि प्रवाह करने के लिए भी एक आदेश हुआ था कि उसमें अस्थि प्रवाह की भी अनुमति 2 दिन तक अभी कैंसिल कर दी गई है। तो इसी कारण से केवल मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अगर कोई माइग्रेंट भी है, उत्तराखंड से भी है या अन्य किसी भी कारण से अगर वो आना चाहते हैं तो किसी को हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये थे मंगलों के सीईओ अभय प्रताप सिंह। उनका ये कहना था कि मेडिकल सेवा का जो है, चाहे अस्थि प्रवाह के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, उनको भी यहाँ रोका जा रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उत्तराखंड में आने की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड ना आए, क्योंकि ये जो बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और इस बीच आपको बागेश्वर से बड़ी खबर बता देते हैं। खबर बागेश्वर से है। सिमखेत गांव के पास बाइक से हादसा हो गया है। बाइक समेत 3 लोग 200 फीट गहरी खाई में गिरे हैं। घायल लोगों को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचा दिया है। 3 घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। तो खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां पर सिमखेत गांव के पास बाइक से हादसा हो गया। बाइक समेत 3 लोग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरे हैं। लोगों ने, ग्रामीणों ने उनको बचाया है और साथ ही साथ ये तीनों लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 3 घायलों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो घायल हुए लोगों को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचा दिया है, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन इन तीनों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सिमखेत गांव के पास बाइक से हादसा हो गया। बाइक समेत 3 लोग 200 फीट गहरी खाई में जाकर गिरे हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीनों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन तीनों को बचा लिया है, लेकिन इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तीनों का इलाज अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। बागेश्वर में सिमखेत गांव में बाइक से हादसा हो गया।
बाइक समेत तीनों लोग 200 फीट गहरी खाई में जा गए हैं। मौके पर ग्रामीण पहुंचे ग्रामीणों ने इन तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल का इलाज चल रहा है। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, फिलहाल की स्थिति क्या है? लगता है संपर्क टूट गया है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अनिल पांडे आपसे। तो बागेश्वर में सिमखेत गांव में बाइक हादसा हो गया और बाइक समेत 3 लोग 200 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गए हैं। ग्रामीण मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां नगर पालिका राजदेव जायसी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने और डेंगू जैसी बीमारी न फैले, इसके लिए अब तक 800 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। वहीं लगभग 65 लीटर मैलिथीन का भी छिड़काव किया गया है। साथ ही नगर पालिका बागेश्वर द्वारा समस्त वार्डों के वाहनों के अतिरिक्त 34 महिलाओं के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण कर कार्य करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। इसके साथ ही डीएम द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी के चलते विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने एवं डेंगू जैसी बीमारी न फैले, इसके लिए स्थानीय निकायों द्वारा लगातार अपने क्षेत्रांतर्गत सैनिटाइजेशन आदि का कार्य किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाई। इस दौरान जानकारी डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने बताया कि आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर मंत्रालय के द्वारा अभियान चलाया गया है। कोविड बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है और लोगों से मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए सहित पूरे भारतवर्ष में आयुष मंत्रालय कोरोना से बचाव के लिए लगातार अभियान चला रही है। आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। वहीं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए अपने आप को किसी भी बीमारी से लड़ने को तैयार रहने को कहा है। लेकिन ये जो अपनी गाइडलाइन है मंत्रालय की विषय को लेकर के, ये बहुत भारी संक्रमण भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर हुआ है और आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस राष्ट्र को माननी चाहिए, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, दालचीनी इसका। नैनीताल में उस समय हड़कंप मच गया जब तल्लीताल जू पर चंदन सिंह अधिकारी के घर गुलदार घुस गया और गुलदार उनके कुत्ते को उठाकर ले गया। इस बीच चंदन सिंह अधिकारी की बेटी ने हल्ला मचाया तो गुलदार भाग गया, लेकिन तब तक वो कुत्ते को मार चुका था। इस घटना के बाद पूरे नैनीताल में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, नैनीताल में अक्सर गुलदार आवासीय कॉलोनी में घुस जाते हैं और देर रात भी क्षेत्र में गुलदार आया और घर के अंदर घुसकर कुत्ते को उठाकर ले गया। रात को घर के अंदर की गली में कुत्तों को अंदर बंद करने आई मकान मालिक चंदन अधिकारी की बेटी तपिशा ने गुलदार का 3 कदम दूर से सामना किया। तपिशा कुछ करती इससे पहले गुलदार कुत्ते को झपटा और पल भर में लेकर गायब हो गया। गया है 9:55 के आसपास कल बाघ आया है मेरे सामने 3 कदम की दूरी पे और मेरे सामने ही वो हमारा जो पपी है उसको लेके गया है। ये कमरा है, यहाँ मैं बैठी थी, कमरे के दरवाजे तक आया। पहले ऐसा होता था कि बाघ आते नहीं थे,
इंसान की खुशबू से ही भाग जाते थे। पर वो आया, उसने देखा और उसके बाद भी मेरे हल्ला करने के बाद भी वो गया नहीं, बहुत धीरे धीरे गया और उसको लेके गया अपने साथ। जी, ये घटना रात करीब 9:30 बजे, करीब 9:30 पौने 10 करीब हो रहा होगा। मैं उसमें थोड़ी देर पहले उस घर से बाहर से अंदर को आया था कि मैं अंदर बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो लड़की अंदर से भागी, तो ये अंदर से ही कुत्ते को खींच के ले गया उधर को। तो थोड़ी देर के हम बिल्कुल हमारी आवाज़ ही गायब हो गई कि क्या हो रहा है करके। तब तो देखा, बाद में फिर कैमरे में देखा तो कुत्ते को खींच के ले गया है। काफ़ी हो गई साहब। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded Rs 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा कराई गई। फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे। मृतक मनोज सहारनपुर के भोजेवाला माजरा गांव का निवासी है। आपको बता दें, भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, जिसमें बताया गया कि सुबह मनोज नामक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी को मृतक हालत में अन्य कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज होते तो बचने के चांसेस थे। न तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था, कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। वहाँ पे जो लोडिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर की क्रेन से, तो वे लोडिंग के साथ साथ वेल्डिंग भी करवा रहे थे। और बिजली वालों की उसमें कंपनी वालों की वो है, ना तो सेफ्टी शूज दे रखे थे ना ग्लव्स दे रखे थे। कहीं फिर हमने उनको बोल भी लिया था। अब पहले भी हादसा हुआ था। कौन सी कंपनी में काम करते थे? ईस्ट इंडिया है, लंकेश्वर अंबुजा के पास है उधर। मंगलौर में जहां कोविड के कहर से लोग करहा रहे हैं, तो वहीं बरसात शुरू होते ही डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू का प्रभाव एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देश के कई इलाकों में डेंगू फैलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
आपको बता दें कि पिछले वर्ष बेंगलोर क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों लोगों में डेंगू का असर देखने को मिला था। पिछले साल डेंगू से हालात बद से बदतर हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के साथ साथ डेंगू को लेकर भी सख्त है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।